नमस्कार, जय हिंद, भारत अब देख रहे हैं आप और मैं हूँ ऋषिराज। हमारे साथ आज हमारे बहुत खास मेहमान प्रोफ़ेसर श्रवण सिंह जेएनयू से। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर सर की बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत बेहतरीन नज़रिया रखते हैं। श्रीलंका हमारा चूँकि पड़ोसी देश है और वहाँ की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। श्रीलंका इस वक़्त बहुत भारी क्राइसिस से जूझ रहा है, एक पड़ोसी देश होने के नाते और साथ में बिल्कुल हमारे स्ट्रैटेजिक तौर पर भी श्रीलंका हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में देखते हुए एक तो हम इसको समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका को कैसे उबारा जा सकता है और साथ में बीते कुछ दिनों से लगातार ये बात भी हो रही है कि क्या भारत में भी ऐसी कोई स्थिति बनती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। तो इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर श्रवण सिंह से। श्रवण सिंह जी, बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका भारत तक पर। चूँकि आप पहली मर्तबा आए हैं, तो हम मतलब बिना किसी शोर-शराबे के इसी तरीके से बहुत शांति से तसल्ली बख्श बातचीत करते हैं हम। सर, तो पहला कमेंट, आप ये जो आप श्रीलंका की क्राइसिस देख रहे हैं, अगर कोविड के अलावा देखा जाए तो और क्या फैक्टर्स आप पाते हैं श्रीलंका के इस बर्बादी के? ऋषि, पहले तो आपका अभिनंदन है, मुझे अपने चैनल में जोड़ने के लिए धन्यवाद भी। श्रीलंका की आज जो आर्थिक संकट की समस्या है, वो श्रीलंका की समस्या तो है ही, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसको पूरे क्षेत्र की समस्या भी माना जा सकता है, क्योंकि उससे कुछ सीख भी मिलेगी और उसका कुछ प्रभाव भी पड़ोसी देशों पर पड़ता है। खासकर जैसे भारत बड़ा देश है दक्षिण एशिया में, तो कुछ अपेक्षाएँ हो जाती हैं श्रीलंका की भारत से कि किस तरह से भारत योगदान कर सकता है उसको इस संकट से उभारने के लिए। तो पहले सबसे मुझे लगता है कि छोटे तौर पर जल्द से संकट क्या है उस पर बात होनी चाहिए। आपने जैसे कहा कि सर्वव्यापी महामारी के चलते विश्व में ज़्यादातर आर्थिक व्यवस्थाओं को चोट लगी है। भारत को भी कुछ उसकी चोट सहनी पड़ी है। पर जब आप श्रीलंका की बात करते हैं, तो आप देखें कि ये सर्वव्यापी महामारी के शुरू होने से पहले ही वहाँ कुछ ईस्टर बॉम्बिंग आपको याद होगा कि 2019 में हुई थी, जिससे वहाँ के पर्यटन क्षेत्र पर बहुत गहरा असर पड़ा था। 2018 में कम से कम 23 करोड़ लोग, 2.3 मिलियन एक्चुअली लोग पर्यटन के लिए आए थे श्रीलंका, और पर्यटन जो है वो 12 से 13% वहाँ की जीडीपी में योगदान करता है। तो ये सर्वव्यापी महामारी के शुरू होने से पहले ही दोनों तरह से आतंकवाद की और पर्यटन पर जो उससे चोट लगी, उससे वहाँ की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी हद तक गड़बड़ाई हुई थी। और फिर ये हुआ आर्थिक व्यवस्था पर चोट सर्वव्यापी महामारी का। तो ये महामारी के शुरू में पहले से ही श्रीलंका का जो कर्जा है विदेशी, वो करीब 94% वहाँ की जीडीपी का माना जाता था, और ये 2 सालों में बढ़कर करीब-करीब 120% पूरे देश की जीडीपी का हो जाता है। ये करीब 56 अरब डॉलर इसको कह सकते हैं कि इस वक़्त कर्जा है श्रीलंका के ऊपर, विदेशी कर्जा। तो दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो ये कर्जा है उसका करीब-करीब आधा जो है वो ओपन मार्केट सोर्सेस से बोरो किया हुआ है, जिसकी टर्म्स कंडीशन जटिल होती हैं। उसपे जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा 3 बड़े स्रोत जो हैं वो चीन, जापान और एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, और तीनों ही 10% उनका हिस्सा होता है ये जो श्रीलंका का विदेशी कर्जा है उसके ऊपर। उसके बाद 9% वर्ल्ड बैंक का है और करीब 2% भारत का है। तो मार्केट से जो कर्जा उठाया हुआ है वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा भार डालता है आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। और आज देखें तो एक ज़माने में 10 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हुआ करते थे श्रीलंका के पास। आज केवल 2.3 अरब डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बचे हैं, जबकि ठीक इसी साल में 7 अरब उनको डेट रीपेमेंट करना है श्रीलंका को। आप देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितने कम हो गए हैं। ठीक इसी के लिए उनको जो भारत से खरीद-फरोख्त करनी होती है, आयात करनी होती है, उसपे बहुत मुश्किल हो रही है, और उसका नतीजा साफ है
कि क्योंकि श्रीलंका ज्यादातर चीजों के लिए आयात पर निर्भर होता है। भारत में जैसे बहुत सी चीजें हम भारत में ही उसका उत्पादन करते हैं, कभी कभी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उसको लेके जाते हैं, पर श्रीलंका में बहुत ज्यादा चीजें आयात पर निर्भर करती हैं। इसलिए क्योंकि आयात करने के लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जो बहुत कम है आज। ऐसा अनुमान है कि करीब 1 महीने तक की आयात करने का केवल उनके पास आज फॉरेन एक्सचेंज रह गया है। ठीक इसीलिए आप देखें कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। आम रोजमर्रा की चीजों की जो कंज्यूमर आइटम है वो बहुत महंगी हो गई हैं। उसके चलते इन्फ्लेशन जो है देश की, वो जनवरी में 14% से आज करीब 20% पहुंचने वाली है, और जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं वो करीब 30% पहुंचने वाली है। तो जो रोजमर्रा की जरूरी एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए पूरा जो आक्रोश है, प्रोटेस्ट है, नाराजगी है, वो सड़कों पर सामने आ रही है, जिससे इस आर्थिक संकट का आप देखें प्रभाव वहां की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा विराम दूंगा क्योंकि आप शायद कुछ और मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, नहीं तो मैं अकेला ही बोलता रहूंगा बहुत देर तक। नहीं, चूँकि ये विषय ऐसा हो गया है कि ये वक़्त भी ऐसा चल रहा है, पूरे एशिया के लिए अगर हम देखें, तो कहीं भी हालात अच्छे नहीं हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क को लेकर ख़ासकर म्यांमार हमारे लिए है, वहाँ मिलिट्री कू हो चुका है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन एक इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ आता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये चिंता का काफ़ी विषय है। अगर अब हम यहाँ से देखते हैं इसको आगे, एक सवाल पहले हम इसी को एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको सुन रहे हैं प्रोफेसर साहब, उनमें से कई ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे द्विवेदी शिवम है, फेसबुक के जरिए वो आपको देख रहे हैं, इस बातचीत को सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या भारत में ऐसे हालात होंगे, कृपया प्रकाश डालें। और इसी तरीके से कुछ और भी सवाल आ रहे हैं हमारे सामने। तो मेरा भी सवाल यही है कि क्या इस तरह की जो संकट की खबरें भारत के अंदर बीते हम 2-3 दिन में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पढ़ रहे थे, क्या ऐसी कोई परिस्थिति आपको दिखती है, या भारत अभी बहुत आदर्श स्थिति में है? देखें, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वव्यापी महामारी झेल रहा है विश्व, 2 साल से पूरी दुनिया झेल रही है, उसके चलते कहना कि कोई भी आर्थिक व्यवस्था आज अच्छे माहौल में है, ये तो मुश्किल होगा। सभी आर्थिक व्यवस्थाओं पर उसका असर हुआ है, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर भी उसका असर हुआ है, जाहिर है। पर भारत की आर्थिक व्यवस्था एक तो पहले से ही आप देखें कि उसमें बड़ी जो वृद्धि दर है वो तेजी से बढ़ रहा था। तो जैसे मैंने अभी कहा कि श्रीलंका का ये सर्वव्यापी महामारी के चलने से पहले ही वहां जो आतंकी हमले हुए, वहां जो उसकी वजह से पर्यटन के पूरे क्षेत्र में रुकावट आई, तो ये सर्वव्यापी महामारी के चलने से पहले ही आर्थिक व्यवस्था जर्मरा रही थी वहां। भारत के साथ ही बिल्कुल उल्टा हुआ। भारत की आर्थिक व्यवस्था पिछले करीब 10 या 15 सालों से आप देखें कि लगातार उसमें वृद्धि दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो जब ये रुकावट आती है आर्थिक व्यवस्था को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसको सुलझाने के नए-नए रास्ते भी निकलते हैं। जैसे आर्थिक व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट लगते वक्त इसी पूरे 2 साल की सर्वव्यापी महामारी में आपने देखा कि विश्व में अब भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहना शुरू किया है। उसका मतलब ये कि भारत के जो स्वास्थ्य को लेकर जितनी सहूलियतें हैं, जितने संस्थान हैं, जितने उत्पादन केंद्र हैं, उनकी आवश्यकता भारत को तो है ही, पर पूरे विश्व में भी उसकी आवश्यकता है। तो उसके चलते बहुत हद तक भारत ने मुफ्त में भी ये दवाइयां और वैक्सीन विश्व में पहुंचाए हैं, पर काफी ऐसे भी देश हैं जो भारत से खरीदते हैं वो दवाइयां, वो दूसरे उपकरण जो है वो भारत से खरीदते हैं। तो उससे भारत को ये है कि सकारात्मक भी उसका आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ा है। और उसके साथ साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था में आप देखें कि पूरा जो तकनीक का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है पिछले करीब 10 साल से, भारत को आईटी सुपर पावर भी कभी-कभी हम कहते हैं। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर सूचना की तकनीक का जो क्षेत्र है, उससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को लगातार अपनी बढ़त बनाए रखने में काफी सफलता मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इस वक्त कोई ऐसे संकेत हैं जो जैसा आपने कहा कि श्रीलंका में है,
या पाकिस्तान में है, वैसी कुछ चिंता भारत को शायद नहीं होनी चाहिए। पर जब भी पड़ोसी देश इस तरह की मुसीबत का सामना करते हैं, तो मैंने कहा जैसे कि भारत से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अभी आप देखें कि करीब $2.5 अरब की सहायता मुहैया कराने की भारत कोशिश कर रहा है श्रीलंका को। उसमें आप देखें कि चाहे वो तेल पहुंचाना हो, दवाइयां पहुंचाना हो, खाद्यान्न पहुंचाना हो, तो ये इसका असर भी तो भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है और उस जिम्मेदारी से भारत पीछे नहीं हट सकता और ना हटना चाहेगा, क्योंकि वहां की स्थिरता और वहां की समृद्धि जो है उसका सकारात्मक असर भारत पर पड़ने वाला है। इसलिए भारत चाहेगा कि पड़ोस में इस तरह के आर्थिक संकट ना हो, चाहे वो म्यांमार में हो या पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो, पर उसको सुलझाने में भारत जब योगदान करता है तो जाहिर है कि उसका कुछ असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। और मुझे ये नहीं लगता कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में इस तरह कुछ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं जिस तरह से श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई भी संकेत इस वक्त। बिल्कुल। तो अब अगर हम इससे आगे बढ़ें, चूँकि हम श्रीलंका से लगातार ये आवाज़ सुन रहे हैं कि भारत जो है वो मदद कर भी रहा है और आगे भी लोग अपेक्षा कर रहे हैं। अगर हम चाइना के लिहाज से भी चीज़ों को देखते हैं, चूँकि चाइना भी बहुत क्रिटिकल है, इस पूरे मामले में एक फैक्टर है चाइना। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो चाइना अचानक से जो है वो हाथ खींचता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि चाइना को अब श्रीलंका से फ़ायदा निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है? चीन का जो एक तरह से व्यवहारिक या व्यावसायिक दखलंदाजी हुई है श्रीलंका में पिछले करीब 8 या 9 सालों से, अ, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो तरीका है वो बहुत ही अलग है कई दूसरे देशों से और दूसरे जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे। चीन ने वहां बड़े-बड़े परियोजनाओं को बनाने की कोशिश की है और उसमें सबसे बड़ा करीब $1.2 अरब का एक उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया है, जो कमर्शियली वायबल नहीं है। मतलब उससे कोई अभी तक कम से कम प्रॉफिट बनाने की संभवता नहीं हुई है और उसके चलते श्रीलंका जो है वो चीन का कर्जा वापस नहीं दे पाया है और हालत ये हुई कि चीन को वो पोर्ट अब श्रीलंका को वो पोर्ट अब 99 साल के लिए 99 ईयर्स के लिए चीन को ही लीज करना पड़ा है। तो चीन का जो कर्जा है वो थोड़ा-सा जटिल है, मुश्किल है श्रीलंका को संभालना। तो उसी के चलते पिछले साल जो चीन का एक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने $1.5 अरब का जो है वो एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंका से साइन किया था कि आपके पास यदि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, तो हम श्रीलंका के रूपी को ही मान लेंगे कि आप उससे हमारा कर्जा दे सकते हैं या कुछ सामान खरीद सकते हैं। वो फिर वही रुपया चीन जो है वो वापस श्रीलंका में लगाएगा सामान खरीदने के लिए या कुछ निवेश करने के लिए। तो वो बात हुई पिछले साल की, जब आप देखें सितंबर में ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आर्थिक इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी का घोषणा किया था। तो उसके बाद मुझे लगता है कि चीन जो है थोड़ा-सा वो एक तरह से चौकन्ना हो गया उसके बाद और हाल ही में लगातार वहां के राष्ट्रपति चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो कर्जा है उसके भुगतान की जो शेड्यूल है उसको बदला जाए और उसको बढ़ाया जाए और इस वक्त अपेक्षा ना हो कि जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो श्रीलंका दे सकता है। हाँ, इस बात को लेकर थोड़ी सी असमंजसता बनी हुई है, जिसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि चीन शायद थोड़ा-सा अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि चीन का भी काफ़ी बड़ा निवेश है वहाँ और काफ़ी बड़ा कर्ज़दार है चीन का श्रीलंका। तो चीन के लिए ये आसान नहीं होगा कि अपना हाथ खींच ले और अपना रिश्ता तोड़ ले। इतना निवेश और व्यापार उसका वहाँ है। पर ये ज़रूर है कि वो थोड़ा-सा अपनी एक तरह से सीमित जो है वो अपना रिश्ता रखने की कोशिश करेगा और ये एक तरह से भारत के लिए अवसर भी हो सकता है कि यदि चीन का प्रभाव वहाँ थोड़ा-सा कम होता है, तो ज़ाहिर है कि श्रीलंका जो है वो भारत की ओर देखेगा कि भारत से उनको किस तरह से सहायता मिल सकती है। तो ये चुनौती जो है वो उसको हम अवसर में भी बदल सकते हैं और भारत ऐसा कर भी रहा है।
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हाल ही में वहां गए थे, जो उनकी सीधी बातचीत हुई है वहां के नेताओं के साथ। तो भारत की जिम्मेदारी जो है वो भारत पूरी तरह से समझता है और वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल है, थोड़ा हाइपोथेटिकल जरूर हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कितनी है, मतलब आप खारिज भी कर सकते हैं इसे। एक तो वहां परिवारवाद श्रीलंका के अंदर भी एक समस्या रही है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो हमें पूरे एशिया के अंदर ही दिखती है कि इस तरह से एक डायनेस्ट पॉलिटिक्स की जो बात की जाती है वो लगातार यहाँ वहां भी, और वही कारण है कि पूरे मंत्रिमंडल के अंदर एक ही परिवार के लोगों का दबदबा, अपने मनमानक फैसले। क्या आप यहां से ये देखते हैं कि श्रीलंका में अगर इसी तरीके की स्थिति लगातार बनी रही, भारत अगर दिल खोलकर मदद करता रहा, तो क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि श्रीलंका के अंदर फिर से ये बात उठने लगे कि भारत के साथ मिलने को लेकर, कि भारत के साथ ही जुड़ जाने में फायदा है? क्या इस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं क्या? पहले तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भारत के अलावा और भी कई एशियाई देश ऐसे हैं यहाँ के राजनीतिक दलों पर किसी परिवार का प्रभाव है या बना रहा है, और वो राजपक्षा जो परिवार है, 5 सदस्य उसके मंत्रिमंडल में थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जोड़ लें तो वित्त मंत्री वहां के बसिल राजपक्षे, जो वो भी उनके भाई थे, और करीब पिछले सप्ताह तक सीधा विश्लेषण जो वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनका और वित्त मंत्री का बिल्कुल आपस में तालमेल नहीं खा रहा था। बेसिल राजपक्ष लगातार कह रहे थे कि हमारे ऊपर कोई आर्थिक संकट नहीं है, हम अपना जो कर्जा है वो लगातार चुकाते रहेंगे, और हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से बात कर रहे हैं पर कोई खतरे की इस तरह से आशंका नहीं है। जबकि जो वहां के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे अली साबरी, वो कह रहे थे कि नहीं, संकट बड़ा है और हमें कुछ ना कुछ सहायता मांगनी चाहिए बाहर जाकर। और फिर अचानक राष्ट्रपति ने अपने भाई को हटा दिया वित्त मंत्री से और उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर अली साबरी को वित्त मंत्री बनाया, और वित्त मंत्री बनते ही अली साबरी ने 24 घंटे में उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। मतलब ये कि वहां के जो पहले तो ये कि जो एक परिवार का दबदबा है उसके चलते शायद कुछ अंकुश नहीं है वहां के राजनीति में जो नेता निर्णय लेते हैं उनके ऊपर, और दूसरा ये कि वहां की आर्थिक व्यवस्था इतनी इस वक्त असमंजस में है, गड़बड़ाई हुई है कि कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को एक तरह से तैयार नहीं है। तो इसके चलते जब आक्रोश बहुत बढ़ता है तो जाहिर है कि जनता का जो गुस्सा है वो इस तरह के परिवार का जो परिवारवाद है उस पर सामने उमड़ कर आता है। और हालांकि बाकी 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। जब आपने सुना होगा कि वहां के 26 मंत्रियों ने एक साथ रिजाइन कर दिया था, केवल प्रधानमंत्री जो वहां के हैं, जो बड़े भाई हैं राष्ट्रपति के, महिंदा राजपक्षा, उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। तो लोग अब ये लगातार एक तरह से नारा दे रहे हैं कि वो राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति आज ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको साथ लेकर नेशनल यूनिटी की एक सरकार बनाएं। और हालांकि अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो भी चाह रहे हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति इस्तीफा दें, अपना रिजाइन हो, फिर उसके बाद सोचेंगे कि किस तरह की सरकार बनेगी और क्या उसका तरीका निकलेगा। पर हाँ, इस तरह के बढ़ते हुए आक्रोश के सामने ये परिवारवाद का मुद्दा भी उभर कर सामने आता है, और जाहिर है कि उसके चलते कुछ हद तक ये निर्णय लेने में शायद कमजोरी नजर आई होगी। खासकर एक निर्णय में जहां यहाँ आपसे साझा करना चाहूंगा कि 2019 में जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे चुने गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो पूरी श्रीलंका को कृषि है उसको ऑर्गेनिक बना देंगे और जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको बंद करना चाहेंगे धीरे धीरे, और कहा था कि 6 या 7 साल में करेंगे। फिर अचानक 2019 में एक रात उन्होंने निर्णय ले लिया कि सारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट आज से बंद। उनको लगा कि फॉरेन एक्सचेंज उससे शायद बचेगी, पर उसका कृषि पर बहुत खराब असर हुआ, टैक्स कलेक्शन में भी बहुत खराब असर हुआ। तो ये निर्णय जो कभी कभी कुछ दबंग नेता जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता वो ले लेते हैं, तो कभी उसका खराब असर भी निकलता है।
और जब आक्रोश जनता में होता है तो फिर सब तरह की बातें सामने आती हैं, परिवारवाद की भी बात सामने आती है जो इस वक्त श्रीलंका में आ रही है। पर हाँ, इस वक्त मुझे लगता है कि कोई भी वहां का राजनेता हो, उसकी कोशिश लगातार होगी कि चीन के ये थोड़े से संकुचित रुझान को लेकर मुझे लगता है कि ज्यादातर वहां के राजनेताओं का जो रुझान है वो भारत की तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा है, और भारत लगातार भी वहां जाकर सहायता देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो जाहिर है कि इस संकट से श्रीलंका को उभारना एक तरह से भारत की जिम्मेदारी सी हो जाती है, क्योंकि भारत इस पूरे क्षेत्र का बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और अच्छी आर्थिक व्यवस्था है, अपने संकट में नहीं है, इसलिए जाकर दूसरों की सहायता कर सकते हैं हम। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आज पूरे विश्व में भारत की आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि दर को 9% से भी ऊपर बताया जा रहा है, तो भारत से अपेक्षा भी हो जाती है और भारत की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि भारत श्रीलंका में जाकर जितनी सहायता दे सकता है जरूर दे। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर क्या विलय की जो मैं बात पूछ रहा था, क्या इस तरह की भी संभावनाएं आप देखते हैं क्या भविष्य में? मतलब अगर इस तरह का आउटरीच अगर ये बढ़ता चला गया, क्योंकि एक हिस्सा तो साउथ भारत से एक तरीके से हम कहें तो कनेक्टेड तो है ही, वो दिखाई भी पड़ता है हमें कि अगर वहां से पलायन हो रहा है तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो दक्षिण की तरफ आ जाए। ऋषि, मुझे नहीं लगता कि भारत ने कभी भी इस तरह का सोचा होगा, या श्रीलंका में भी शायद किसी ने इस तरह का सोचा होगा कि भारत से विलय होना चाहिए। श्रीलंका बहुत ही संप्रभुत्व राष्ट्र है, उनको गर्व है अपने राष्ट्र के ऊपर, ठीक वैसे ही जैसे भारत को अपनी संप्रभुता पर गर्व है, अपनी स्वतंत्रता पर गर्व है। तो विलय की बात मुझे लगता है कि थोड़ी ठीक नहीं होगी। हाँ, आपस में तालमेल, आपस में हिस्सेदारी, साझेदारी, दोस्ती ये जरूर बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी भी। जब भारत इस तरह के संकट में सहायता करता है तो जाहिर है कि वहां के पूरे, चाहे वो जनता हो, जब वहां के राजनीतिक दल हो, राजनेता हो, उनके जहन पर, उनकी सोच पर इसका अच्छा असर जरूर पड़ेगा। पर जो तालमेल की बात है वो केवल साझेदारी, हिस्सेदारी तक मुझे लगता है रहनी चाहिए और रहेगी। तो विलय की बात तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सोच से परे है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, हम अगर श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट को या अब इस वक्त के एशिया को के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये जो बात हमेशा कही गई कि ये जो दशक है वो एशिया का दशक है, एशिया से ही जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। तो अगर इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट अगर हम कहें, मतलब जो छोटे देश हैं, संप्रभु है लेकिन छोटे हैं, लेकिन जो स्थिति पनप रही है एशिया के अंदर, उससे कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बड़े देशों को भी, क्योंकि जब भी छोटे देश मुसीबत में होंगे तो किसी बड़े देश को रेस्क्यू करना पड़ेगा उनको। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की चुनौती दी जा रही है एक तरीके से, या जो एशिया के दशक होने की बात की जा रही है, वो कैसे फिर संभव होता हुआ दिखाई पड़ेगा हमें? एशिया का दशक ही नहीं ऋषि, इसको एशिया की शताब्दी भी कहते हैं कि ये 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी। और वो इसलिए कि 20वीं शताब्दी में जो पश्चिमी देश थे उनकी वृद्धि दर काफी आगे तक बढ़ गई और वो विकसित देश माने गए, और ज्यादातर तेजी से बढ़ते हुए विकासशील जो देश थे, जिनकी आर्थिक व्यवस्थाओं की जो वृद्धि दर है वो तेजी से बढ़ रही थी, वो ज्यादातर आप देखें कि एशियाई देश थे। उसमें चीन सबसे बड़ी उदाहरण ले सकते हैं, जो आज अपनी आर्थिक व्यवस्था को 16 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक व्यवस्था बताता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बताता है। और भारत भी इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। जापान बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। इंडोनेशिया और कई देश हैं जो जिनका वृद्धि दर बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता था। इसीलिए आप देखें कि ये सोच बनी कि यदि विकसित देश अपने आर्थिक वृद्धि दर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको कहां निवेश करना चाहिए? तेजी से बढ़ते हुए विकासशील देशों में। तो इसीलिए इन सब देशों में पश्चिमी देशों का निवेश लगातार बढ़ा, तकनीक का हस्तांतरण हुआ, इसलिए यहां एशिया का भी विकास तेजी से हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है यहां कि आज पूरे विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है
जब सभी देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनका उत्पादन, उनका वितरण सारा इतना आपस में घुल मिल गया है कि कोई भी आर्थिक व्यवस्था अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकती बिना दूसरों से जुड़े। अब जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो कुछ देशों की जो विकास है वो तेजी से बढ़ता है, उसका फायदा होता है। कुछ दूसरे देशों पर आर्थिक संकट आता है तो उसका कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो उत्पादन में ही ये केवल खनिज पदार्थों की बात नहीं है, कच्चे माल की बात नहीं है, प्रोडक्शन लाइंस में भी आजकल इतने चेन बने हुए हैं कि छोटे छोटे उसके जो उपकरण हैं वो अलग अलग देशों में बनकर फिर पूरी जो एक कमोडिटी है, एक चीज है, वो एक देश में तैयार होती है, असेंबल होती है। तो क्योंकि सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ गई हैं इस तरह से, तो मुझे लगता है कि चाहे वो संकट पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, जैसा आपने कहा कि ये थोड़े छोटे देश और छोटी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, तो उनका असर कम हो सकता है। बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर असर जरूर होगा। और एक अपेक्षा भी होती है कि ये छोटी आर्थिक व्यवस्थाओं में जो लोग बैठे हैं ये उत्पादक भी हैं और उसके साथ साथ ये कंज्यूमर भी तो हैं। तो श्रीलंका में जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर चीजें वो आयात कर कर, उनकी ज्यादातर जो कंज्यूमेबल्स हैं वो आयात होती हैं। तो यदि उनके पास आयात करने के लिए हैसियत नहीं होगी तो वो जो देश उनको निर्यात करते हैं वो निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत जुड़ी हुई हैं आपस में। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ये बात जोर से कहना चाहूंगा कि ये न केवल अपेक्षा है पर जिम्मेदारी भी है दूसरी आर्थिक व्यवस्थाओं की जो जुड़ी हुई है श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था के साथ, कि यदि वहां कोई संकट आता है तो उसको उस संकट के से उभारने की उनकी जिम्मेदारी भी हो जाती है, ना केवल उनसे अपेक्षा होती है। सर बिल्कुल, हम बातचीत के इस आखिरी पड़ाव में हैं सर, तो मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला ये कि भारत और क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि विदेश मंत्री ने बताया कि लाइन ऑफ क्रेडिट्स के जरिए भी श्रीलंका की इस पूरी स्थिति से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें जो चाहिए वो मुहैया कराया जा रहा है। तो एक तो कि भारत और क्या कुछ बढ़कर आगे मदद कर सकता है, और दूसरा कि यहाँ से आप श्रीलंका का रिवाइवल कैसे देखते हैं, क्योंकि जो स्थिति में भी इस वक्त श्रीलंका है तो अंतरराष्ट्रीय बैंकों से भी उसे लोन पा लेना बिल्कुल नामुमकिन सा यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। तो आर्थिक सहायताओं के सहारे क्या श्रीलंका यहाँ से रिवाइव कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। पहली बात तो ये कि ये पहली बार नहीं, 70 के दशक में भी इस तरह का संकट श्रीलंका में आया था और इस तरह के संकट कई देशों पर कभी कभी आते हैं। विश्व की आर्थिक व्यवस्था में अब देखें कि एक धीमापन आया था 2008 से, तो ये आर्थिक व्यवस्थाएं हमेशा कभी कभी संकट में आ जाती हैं। हालांकि इस वक्त सब लोग मान रहे हैं कि ये श्रीलंका के इतिहास में शायद इस तरह का सबसे बड़ा संकट है। तो जाहिर है कि उससे उभरने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भारत उसमें अपना योगदान कर रहा है। आपने जैसे कहा कि 2 क्रेडिट लाइंस ऑफ क्रेडिट भारत ने शुरू की हैं, करीब $500 बिलियन दोनों में एक एक है। उसके अलावा राष्ट्रपति राजपक्षे जल्द ही शायद वॉशिंगटन जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां जाकर वर्ल्ड बैंक से भी बात करना चाहेंगे, IMF से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 2 बड़े वित्तीय संस्थान हैं जो इस तरह के संकट से किसी देश को उभारने में सहायता कर सकते हैं। चीन भी शायद उसमें कुछ अपनी सहायता दे सकता है, क्योंकि वहां भी लगातार बातचीत चल रही है कि कम से कम जो कर्जे की इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको जो है रोल ओवर किया जाए, उनको थोड़ा सा बीच में ढील दी जाए ताकि बाद में दिया जा सके कर्जा। और शायद दूसरे जापान या दूसरे देश भी इसमें आएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिन देशों का वहां निवेश है, जिन वित्तीय संस्थानों का वहां कर्जा पहले से लगा हुआ है श्रीलंका में, वो कर्जा और निवेश तभी फायदेमंद हो सकता है यदि वो आर्थिक संकट से श्रीलंका उभर कर आ जाता है बाहर और अपनी आर्थिक व्यवस्था को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी तो कर्जा वापस दे पाएगा। और उसके जो आर्थिक उसका हालात है उसको सुधारने में ये सभी देश और सभी आर्थिक संस्थान जो हैं, वित्तीय संस्थान, वो उस पर सोचेंगे और कोशिश करेंगे। और भारत किस तरह से उसकी सहायता कर सकता है, आर्थिक तरीके से तो सहायता कर ही रहा है,
मुझे लगता है कि संकट लगातार बने रहने से वहां से कुछ शरणार्थी भी भारत आने की कोशिश करेंगे। कम से कम जो उत्तरी क्षेत्रों में वहां श्रीलंका में एथनिक तमिल्स रहते हैं, वो कोशिश करेंगे कि भारत के तमिलनाडु में शरण पा सके। इसीलिए आप देखें कि हमारे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर स्टालिन, वो आकर प्रधानमंत्री से पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि यदि इस तरह की कोई हम पर जिम्मेदारी आती है तो उसको किस तरह से सुलझाया जाएगा। तो भारत पड़ोसी देश होने के नाते एक तरह से आर्थिक तालमेल तो बनाएगा ही, पर मुझे लगता है कि ये शरणार्थी यदि आते हैं तो उस पर भी हमें कुछ अपनी सोच जो है वो सीधी करनी होगी ताकि तालमेल बनाया जा सके। और यदि शरणार्थी आए तो किस तरह से उनको किस तरह से डील किया जाएगा, उस पर भी हमें नीति अपनी साफ करनी होगी, सोच साफ करनी होगी, तैयारी करनी होगी। तो भारत पड़ोसी देश होने की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा जुड़ा हुआ है इस संकट में और लगातार सहायता कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जटिल समय है आज। हमारे जो श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं उनके लिए रोजमर्रा की जो चीजें खाने की हैं, दूसरी रोजमर्रा की जरूरतें जो है वो तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं, बिजली उनको मुहैया नहीं हो पा रही है। सुना है कि वहां के राजनेताओं ने कहा कि स्ट्रीट लाइट बंद कर देनी चाहिए ताकि बिजली की खपत कम हो। तो इस तरह के जो अनयूजुअल जो तरह से डिसीजंस हैं, उससे जाहिर है कि संकट बड़ा है। पर मुझे लगता है कि सभी जो राष्ट्र हैं जिनका इंटरेस्ट है श्रीलंका में और जो वित्तीय संस्थान है जिनका इंटरेस्ट है श्रीलंका में, जिनका निवेश है, व्यापार है, दोस्ती है, साझेदारी है, वो एकजुट होकर कोशिश करेंगे तो श्रीलंका को इस बहुत बड़े आर्थिक संकट से उभारा जा सकता है। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से यहाँ आपने एक जो पॉइंट रखा वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भावनात्मक जुड़ाव है, चूंकि करीब है हम सबसे ज्यादा श्रीलंका के, तो एक पलायन का जो स्थान है उसको लेकर भी हमें एक नजरिया रखना पड़ेगा ताकि ये जो भावनात्मक जुड़ाव है वो भी आगे चलकर कोई श्रीलंका में अगर कोई सरकार बदलती है और वो चीन की तरफ रुख करना चाहेगी तो जो जनता का भी दबाव है वो इस तरह से भारत के फायदे में ही काम आएगा कि सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति रहेगी। तो ऐसे में इन सब चीजों को हमें भारत जो है वो मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका को सहायता करे। तो प्रोफेसर श्रवण सर, आपने वक्त दिया, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि इस पूरे विषय पर बहुत शांति से तसल्ली बख्श बातचीत हुई और आपने शुरुआत में ही हमें समझाया कि श्रीलंका किन कारणों से जो है और जो है वो इस घड़ी पर आ पहुंचा है कि यहाँ ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। और जो दूसरी बात लगातार बीते कुछ दिनों से बात कही जा रही थी कि ये जो भारत में फ्री स्कीम्स चल रहे हैं उससे भारत को भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो उसको भी आपने साफ कर दिया कि ऐसी स्थिति भारत के अंदर ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती और इसकी संभावनाएं भी बहुत अभी दूर हैं, ऐसा कुछ अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। तो आपने सर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम लोग जो भारत तक से जुड़े हुए थे, देख रहे थे इस पूरी बातचीत को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।